तीन बहिनें। यह एक बहुत बड़ा सच है कि जंगल के उसी पेड़ की लकड़ी से ही बड़े लोगों की मूर्तियां बनती हैं और उसी पेड़ की लकड़ी से मकान की छतें भी बनती हैं। उसी से राजा का सिंहासन भी बनता है और उसी लकड़ी से चमार की दुकान भी बनती है। एक और अजीब बात यह भी है कि जिन फटे कपड़ों से कागज बनता है, जिस पर विद्वानों की अक्लमंदी की बातें लिखी गई है, और उन्हीं फटे कपड़ों का ताज भी बनता है जो किसी बेवकूफ के सिर पर रखा जाता है। ऐसी ही कुछ बात बच्चों के बारे में भी कही जा सकती है। एक लड़की अच्छी होती है तो दूसरी बुरी, एक सुस्त होती है तो दूसरी चुस्त, एक सुंदर होती है तो दूसरी बदसूरत, एक बहुत गुस्से वाली होती है तो दूसरी बहुत दयावान, एक अभागी होती है तो दूसरी खुशकिस्मत जो केवल अच्छी किस्मत लेकर आती है। इस कहानी में तीन बेटियों हैं जो एक ही मुंह की हैं, पर आप देखेंगे कि किस तरह से उनके व्यवहार में भेद होने की वजह से नीच लड़कियों तो दुख उठाती हैं और अच्छी लड़कियों ऊपर उठ जाती हैं। एक बार की बात है कि एक स्त्री थी जिसके तीन बेटियों थीं। इनमें से उसकी दो बेटियों कुछ अभागिन थीं। उन्हें किसी भी काम में कामयाबी नहीं मिलती थी। वे जो कोई भी काम उठातीं उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत हो जाता। उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर जाता। पर उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी नैला, वह बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब वह पैदा हुई होगी तब सब चीजों ने मिलकर यह सोच लिया होगा कि वे जो कुछ भी उनकी ताकत में होगा वह सब उसको देंगी। आसमान ने उसको पूरी रोशनी दी थी, शुक्र ने उसको निराली सुंदरता दी थी, प्यार ने उसे वह ताकत दी कि जो कोई उसे पहली बार देखता वही उससे प्यार करने लग जाता। प्रकृति ने उसे अच्छे ढंग चाल दिए। वह जो कोई भी काम हाथ में ले लेती वह उसे बड़े अच्छे ढंग से पूरा करती। वह कभी भी नाच के लिए खड़ी नहीं होती पर फिर भी हर एक उसको पसंद करता। इसलिए उसकी बहिनें उससे ईर्ष्या करने लगी थीं, परंतु फिर भी वह सबको प्यारी थी और सभी लोग उसके उतने ही भले की इच्छा करते थे जितनी कि उसकी बहिनें उसके न होने की इच्छा करती थीं। उसी शहर में एक जादू पड़ा राजकुमार रहता था। वह उसकी सुंदरता से इतना प्रभावित था कि उसने छिपकर उससे शादी कर ली थी। और राजकुमार ने बिना अपनी मां को शक में डाले, क्योंकि वह एक बहुत ही नीच घराने की स्त्री थी, एक दूसरे के साथ रहने के लिए एक क्रिस्टल का रास्ता बनवा लिया था जो उसके शाही महल से सीधा नैला के कमरे में जाता था। हालांकि वह 8 मील दूर था। राजकुमार ने नैला को एक पाउडर दे रखा था कि जब भी तुम्हें मुझे देखने की इच्छा हो तो तुम इसमें एक चुटकी पाउडर आग में फेंक देना। मैं इस क्रिस्टल के रास्ते से होकर तुम्हारा चांदी जैसा चेहरा देखने के लिए तुरंत ही आ जाऊंगा, इतनी जल्दी जैसे कि कोई चिड़िया आती है। यह इंतजाम करने के बाद कोई रात ऐसी नहीं गई जिस रात राजकुमार नैला से मिलने न गया हो। वह आता रहा जाता रहा उस क्रिस्टल के रास्ते पर। एक दिन नैला की बहनों को, जो हमेशा नैला की गतिविधियों पर नजर रखती थीं, इस राज का पता चल गया। उन्होंने सोचा कि इस खेल को रोकना चाहिए। इस काम को तुरंत रोकने के लिए वे क्रिस्टल के रास्ते पर गईं और उसको जगह जगह पर तोड़ दिया। उस रात जब नैला ने अपने पति को बुलाने के लिए वह पाउडर आग में डाला तो साधारणतया तो राजकुमार तुरंत ही भागता हुआ चला आता था। ऐसा ही उसने अभी भी किया, तो क्योंकि उसको रास्ते के टूटे होने का पता नहीं था वह बीच रास्ते में ही बहुत घायल हो गया। वह आगे नहीं जा सका और घर वापस लौट गया। सचमुच यह एक दर्दभरा दृश्य था। उसने शहर के सारे डॉक्टरों को बुलाया, पर क्योंकि राजकुमार के घाव तो दुनियावी थे पर क्रिस्टल का रास्ता तो जादू का था और वे घाव उस जादू के रास्ते से हुए थे, इसलिए उसके ऊपर इस दुनिया की कोई दवा काम नहीं कर रही थी।
जब राजा ने अपने बेटे की यह खराब हालत देखी तो उसने एक फरमान निकाला कि जो कोई भी राजकुमार को ठीक करेगा तो अगर वह आदमी होगा तो वह उसको आधा राज्य दे देगा, और अगर कोई लड़की होगी तो वह उससे उसकी शादी कर देगा। जब नैला ने यह सुना तो वह तो राजकुमार के लिए बहुत दुखी हो रही थी, सो उसने अपना चेहरा रंगा, अपना भेष बदला और बहनों को बताए बिना वह घर छोड़कर इससे पहले कि वह मर जाए वह उसको देखने चली गई। पर इस समय तक सूरज पश्चिम की तरफ जा रहा था, सो चलते चलते उसको रात हो गई। रात जंगल में हुई थी, पास में ही वहां एक ओगरे रहता था। सो उसके डर की वजह से वह एक पेड़ पर चढ़ गई। इस बीच ओगरे और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए मेज पर बैठे। उनकी खिड़की खुली हुई थी ताकि ताजा हवा उनके कमरे में आ सके। उन्होंने पीकर अपने प्याले रखे और फिर रोशनी बुझाई तो भी वे आपस में किसी न किसी के बारे में बात करते ही रहे। नैला जिस पेड़ पर बैठी थी वह पेड़ वहीं पास में था, सो उसने वह सब सुन लिया जो कुछ भी वे बातें कर रहे थे। और दूसरी बातों के साथ ओगरे की पत्नी ने अपने पति से कहा, मेरे प्यारे बालों वाली खाल के, मुझे कुछ खबर सुनाओ। दुनिया में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। ओगरे बोला, मेरा विश्वास करो किसी के हाथ साफ नहीं हैं। सब चीजें उलट पलट हो रही हैं। ऐसा क्या है, मैं तुम्हें ये मजेदार कहानियां सुना सकता हूं जो दुनिया में इधर उधर हो रहा है। जो कोई उसमें से एक भी सुन लेता है वह उसी को पागल करने के लिए काफी है। जैसे किसी हंसोड़िए को इनाम मिल रहा है। समाज के रोग लोगों और कायरों की इज्जत हो रही है। डाकुओं को शरण मिल रही है। और ईमानदारों की तो आजकल कोई पूछ ही नहीं है। पर ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताता हूं कि हमारे राजा के बेटे के साथ क्या हुआ है। उसने क्रिस्टल का एक रास्ता बनवाया जिसको वह एक सुंदर लड़की से मिलने के लिए इस्तेमाल करता था। पर किसी तरह से वह हर दिन की तरह से उस रास्ते से जा रहा था कि उसमें से गुजरते हुए घायल हो गया। यह तो मुझे पता नहीं कि कैसे, पर किसी ने उस रास्ते को तोड़ दिया। उसी की वजह से वह इतना घायल हुआ कि उसका काफी खून बाहर निकल गया। अब राजा ने एक फरमान जारी करवाया है कि जो कोई भी उसको ठीक कर देगा तो वह अगर आदमी होगा तो उसको अपना आधा राज्य दे देंगे, और अगर कोई लड़की होगी तो उसके साथ उसकी शादी कर देंगे। पर अब तक सारी कोशिशें बेकार गई हैं। अगर जल्दी ही कुछ न हुआ तो राजा को उसके दफन के लिए तैयार रहना चाहिए। नैला ने जब यह सुना कि राजकुमार कैसे घायल हुआ तो वह बहुत जोर जोर से रो पड़ी। वह अपने आप से पूछने लगी, वह कौन नीच हो सकता है जिसने वह रास्ता तोड़ा हो और इस दुख की वजह बना हो। पर क्योंकि ओगरे अभी बोले जा रहा था तो नैला चुप होकर फिर उसकी बात सुनने लगी। ओगरे की पत्नी ने पूछा, क्या यह मुमकिन है कि इस बेचारे राजकुमार के लिए जो अपनी सारी दुनिया ही खो चुका हो कोई दवा हो। ओगरे बोला, धीरज रखो दादी, धीरज रख। इन डॉक्टरों के पास वह दवा नहीं है जो प्रकृति से परे हो, और यह कोई बुखार भी नहीं है जो दवा या खाने के परहेज से ठीक हो जाए। इसके अलावा ये कोई मामूली घाव भी नहीं है जो किसी तेल या मरहम लगाने से ठीक हो जाएं। क्योंकि उस टूटे हुए शीशे के जादू ने वही असर पैदा किया है जो प्याज का रस तीर की लोहे की नोक पर करता है, जिससे उससे बने घाव लाइलाज हो जाते हैं। केवल एक ही चीज है जो उसकी जिंदगी बचा सकती है। पर यह बात तुम मुझसे बताने के लिए नहीं कहना, क्योंकि यह बहुत ही खास चीज है। ओगरे की पत्नी उस पर चिल्लाकर बोली, ओ लंबे दांत वाले, तुम मुझे बताओ न। अगर तुम मुझे मरता नहीं देखना चाहते तो तुम मुझे बताओ न। ओगरे यह धमकी सुनकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम इस बात का वायदा करो तो कि तुम इसको किसी भी जिंदा आदमी को नहीं बताओगी।
क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगी तो यकीनन तुम हमारी जिंदगी ले लोगी और साथ में हमारा घर भी बर्बाद करोगी। ओगरे की पत्नी बोली, नहीं नहीं, डरो नहीं मेरे प्यारे प्यारे पति, क्योंकि तुम अभी थोड़ी ही देर में सींग वाले सुअर, पूंछ वाले बंदर और आंखों वाले मोल तो देख सकते हो, पर मेरे होठों से एक शब्द भी बाहर जाते नहीं सुनोगे। ऐसा कहकर उसने एक हाथ दूसरे हाथ पर रखकर कसम खाई। ओगरे बोला, तब तुम सुनो। ऐसी कोई चीज न तो आसमान के नीचे है और न जमीन के ऊपर है जो राजकुमार को मौत के फंदे से बचा सके सिवाय हमारी चर्बी के। अगर उसके घावों पर यह लगा दिया जाए तो वह उसकी आत्मा को कैद कर सकता है, जो अब किसी भी समय अपना घर छोड़ने वाली है। नैला, जिसने ये सब बातें सुन ली थीं, उनको अपनी बातें खत्म करने का समय दिया। फिर वह पेड़ पर से उतरी और अपना दिल पक्का करके ओगरे के घर का दरवाजा खटखटाया। वह चिल्लाई, ओ मेरे अच्छे लोगों, मुझे कुछ भीख दीजिए, कुछ दया चाहिए। एक गरीब अभागिन पर दया कीजिए जो अपने ही देश से अपनी बदकिस्मती की वजह से बाहर निकाल दी गई है। मुझे कोई सहायता करने वाला भी नहीं है। मुझे यहाँ इस जंगल में रात हो गई है। मैं ठंड और भूख से मरी जा रही हूँ। इस तरह से चिल्लाती चिल्लाती वह ओगरे के मकान का दरवाजा खटखटाती रही। बहरा बना देने वाली यह आवाज सुनकर ओगरे की पत्नी उसको आधी डबल रोटी फेंककर भगाने जा रही थी। पर ओगरे, जो आदमी के मौस खाने का बहुत ज्यादा लालची था, यानी जैसे गिलहरी गिरी खाने की, भालू शहद खाने का, बिल्ली मछली खाने की, भेड़ नमक खाने की, गधा भूसा खाने का, उनसे भी ज्यादा, सो उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस बेचारी को अंदर आने दे, क्योंकि अगर वह बाहर सोई तो क्या पता उसे कोई भेड़िया ही खा जाए। थोड़े में कहो तो उसने अपनी पत्नी को इस बारे में इतना कहा कि आखिर उसकी पत्नी ने उस लड़की के लिए अपने घर के दरवाजे खोल ही दिए। उसके लिए सारे दानों का वायदा करते हुए वह उसकी तरफ भूखी आंखों से देखता रहा। ओगरे और उसकी पत्नी ने इतनी पी ली थी कि वे लोग काफी बेहोश हो चुके थे, सो वे सोने चले गए। जब वे खूब गहरी नींद में सोए हुए थे तो नैला उठी और अलमारी से एक चाकू निकालकर उसने उनका मौस काट लिया। फिर उसने उसकी चर्बी एक छोटी शीशी में भरी और सीधी राजा के दरबार में चली गई। वहां जाकर उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार का इलाज कर सकती है। राजा तो यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह उसको अपने बेटे के कमरे में ले गया। जैसे ही उसने उसके घावों पर वह चर्बी लगाई तो वे घाव तो वैसे ही भरते ही चले गए जैसे पानी आग पर डालने से आग बुझती चली जाती है, और वह मछली जैसा तंदुरुस्त हो गया। राजा ने जब यह देखा तो उसने अपने बेटे से कहा कि यह भली लड़की तो उस इनाम के काबिल है जो हमने फरमान में निकलवाया था। अब तुम्हें इससे शादी कर लेनी चाहिए। राजकुमार बोला, यह बिल्कुल बेकार की बात है, क्योंकि मेरे शरीर में कोई ऐसा दिल का भंडार घर नहीं है जिसमें से मैं कई दिल किसी को दे सकूं। मैंने अपना दिल पहले से ही किसी को दिया हुआ है और वही दूसरी लड़की मेरे दिल की मालिक है। कर नैला बोली, तुमको ऐसी लड़की के बारे में तो यह सुनकर सोचना ही नहीं चाहिए जो तुम्हारे लिए इतनी बदकिस्मती लेकर आई हो। राजकुमार बोला, मेरी बदकिस्मती तो उसकी बहिनें लेकर आई हैं। इस सब के लिए उनको पछताना पड़ेगा। नैला ने पूछा, तो क्या तुम अभी भी उसे चाहते हो? राजकुमार बोला, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा। नैला बोली, तब तुम मुझे अपने गले लगा लो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे दिल की आग हूँ। पर राजकुमार ने जब उसका चेहरा देखा तो वह उसे कुछ काला काला सा लगा। वह बोला, मैं तुम्हें आग की जगह कोयला समझता हूँ, इसलिए तुम मुझसे अलग रहो। तुम मुझे काला मत कर देना। नैला को लगा कि उसने उसे पहचाना नहीं, सो उसने पानी भरा एक बर्तन गवाया और अपना मुंह धोया। जैसे ही कालिंस का बादल छंटा तो सूरज चमकने लगा।
राजकुमार ने तुरंत ही उसे पहचान लिया और उसे गले से लगा लिया और उसे अपनी पत्नी स्वीकार किया। राजकुमार ने नैला की बहनों को ओवन में फिंकवा दिया और इस तरीके से पुरानी कहावत साबित की, कोई बुराई कभी सजा में नहीं बचती।